नमस्कार। राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नवोदिता मिश्रा। माघ फाग की संगम स्थली फरवरी सांस्कृतिक जोश के साथ साथ आम पारिवारिक जीवन में भी एक नई ऊर्जा भरी उमंग का संचार करती है। एक ओर भारी ऊनी कपड़ों की धीरे धीरे ही सही अलमारी वापसी, उधर घुमंतु प्रकृति के लोगों के बीच आने वाली गर्मियों के दौरान घूमने जाने की योजनाएं, तो दूसरी ओर आगामी परीक्षाओं को लेकर छात्रों में आपसी चर्चाएं। लेकिन और व्यापकता से देखा जाए तो ये समय राष्ट्र की अस्मिता और गरिमा को भी विविध आयोजनों के माध्यम से विशेष रूप से रेखांकित करता है। पिछले ही दिनों आयोजित गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग रिट्रीट समारोह, भारत पर्व और इन दिनों चल रहा सूरजकुंड शिल्प मेला मानो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार को ही परिलक्षित करते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ की विविधता में एकता की बात हुई। गौर से देखा जाए तो हमारे देश की एक और सशक्त सांस्कृतिक पहचान है और वो है पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ती आपकी अपनी आकाशवाणी। तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में भी ये संस्था लोक सेवा और राष्ट्र निर्माण के अपने मूल कर्तव्यों को सजगता से निभा रही है। चुनौतियां कैसी भी हों, इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम भी है रेडियो एंड पीस। उसमें भी आकाशवाणी की दीर्घ उत्कृष्ट भूमिका मुखरित होती है। संयोग देखिए, इसी माह वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस भी है। देश भर में संस्था का कोई भी केंद्र हो, आकाशवाणी का कोई भी कार्यक्रम हो, सामाजिक न्याय के बिंदु उसमें निहित होते ही हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूल मंत्र भी उसका अभिन्न अंग होता है। वसंत ऋतु हमें राष्ट्र की कुछ ऐसी विभूतियों की तिथियों की भी याद दिलाता है जिनके अमूल्य योगदान के बिना हमारे अस्तित्व के कई पहलू अधूरे हैं। गुरु रविदास, समर्थ रामदास, छत्रपति शिवाजी महाराज, महर्षि दयानंद के दर्शन और कार्य को नमन करते हुए प्रस्तुत है आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। सुनते रहिए रेडियो यानी आकाशवाणी। देखो सावर के संग गुर झूलने हैं डोरा, गुर झूलने हैं डोरा। देखो सावर के संग गुर झूलने। भारतीय शास्त्रीय संगीत भी यहाँ के ऋतुओं के बिंदु अपने विस्तार में समाहित किए हुए है। इस मौसम बहार में राग बसंत मानो अधिक मधुर लगने लगता है। सोचिए, इस राग का हमारे प्रमुख घरानों में से एक ग्वालियर घराने के साथ कैसा सांगीतिक संबंध होगा। सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। किसलय वसना नववय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरु पतिका। मधुप वृंद बंदी, पिक स्वर नभ सरसाया। सखी वसंत आया, सखी वसंत आया।
बसंत ऋतु आते ही प्रकृति एक बार फिर अपने यौवन के सबसे चित्ताकर्षक रूप को पाती है। इसीलिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। प्रकृति का अपना एक संगीत है, जिसने सुना वो प्रकृति से एक सार हो गया। मन में चेतना की तरंगे जाग उठी और जीवन रसासिक्त हो गया। बसंत ऋतु में राग बसंत जब गाया जाता है तो मानो पूरी प्रकृति संगीतमय हो जाती है। ग्वालियर घराने की परंपरागत बंदिशें पिया संग खेलो होरी, फगवा ब्रिज देखन को चली री, राग बसंत में गाकर कलाकार तो सुखानुभूति पाता ही है, श्रोताओं को भी बसंत के आभास में रसासिक्त कर देता है। भगवा ब्रज देखन को चलो रे, भगवा ब्रज देखन को चलो रे, भगवे में मिलेंगे कुंवर कान बाट चलत बोले कगवा भगवा ग्वालियर घराने के बारे में बता रहे हैं ग्वालियर घराने के शास्त्रीय गायक डॉक्टर P.L. गोहदकर। भारतीय संगीत में ख्याल गायन शैली में ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। सन 1810 में महाराजा दौलतराव सिंधिया के शासनकाल में लखनऊ के गायक नत्थन पीर बख्श, उस्ताद बड़े मोहम्मद का, उस्ताद कादर बख्श, उनके पुत्र हद्दू हस्पू खा एवं नत्थू खा महाराजा दौलतराव के दरबार में आए थे। उनकी गायन शैली से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में उन्होंने आश्रय दिया था। प्रतिदिन हद्दू हस्पू खा नत्थू खा की गायकी सुनते सुनते वह महाराजा साहब के मन में ऐसा विचार आया कि इन्हीं की गायकी के आधार पर ग्वालियर घराने की स्थापना की जाए। ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। इसके पश्चात ही अन्य घरानों की स्थापना हुई। ग्वालियर घराने की गायकी एक नियमानुसार गायकी है, जिसे अष्टांग गायकी कहा जाता है, अर्थात 8 प्रकार से उसे गाया जाता है। पहले ख्याल की बंदिश की प्रस्तुति नियमानुसार 2 बार गाई जाती है। उसके बाद अंतरा गाकर नियमानुसार विस्तार करना होता है। खुली आवाज से आकार के आलाप, बोल आलाप, बहलावे, बोल तान, बढ़त तान, कानों का भी ग्वालियर में एक निश्चित क्रम है। ग्वालियर में वसंत ऋतु में वसंत राग गाने की परंपरा है। वसंत राग के ऋतु में अनुसार शब्दों को लेकर बंदिशों की प्रस्तुति की जाती है। गायक ऐसी प्रस्तुति देते हैं जिसमें बसंत ऋतु का वर्णन होता है। कवि देव ने बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि रूप और सौंदर्य के देवता कामदेव के घर पुत्रोत्पत्ति का समाचार पाते ही प्रकृति झूम उठती है। पेड़ उसके लिए नव पल्लव का पालना डालते हैं, फूल वस्त्र पहनाते हैं, पवन झूला झुलाती है और कोयल उसे गीत सुनाकर बहलाती है। ग्वालियर घराने में राग बसंत में संस्कृत में अष्टपदी का गायन होता है। बसंत ऋतु में ग्वालियर गायकी और संस्कृत भाषा का समन्वयन इस ऋतु की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। Bye.
ग्वालियर घराने के पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी अपने अद्भुत गायन से राग बसंत में प्राण भरते थे। ग्वालियर घराने के अन्य कई कलाकारों ने राग बसंत में अपने अपने तरह से प्रयोग किए। बसंत ऋतु में ग्वालियर घराने में राग बसंत के गायन और वादन की सुदीर्घ परंपरा रही है। आप हैं शास्त्रीय गायक श्री महेश दत्त पांडे। संगीत सम्राट तानसेन की जन्मभूमि ग्वालियर का नाम सदैव सम्मान और गरिमा के साथ लिया जाता है। बसंत ऋतु में ग्वालियर घराने में विशेष रूप से गायन वादन करने की परंपरा रही है। बसंत ऋतु में बसंत और बहार और इसके साथ ही अन्य सम प्राकृतिक रागों का आमतौर पर गायन वादन सुनने को मिलता है और अन्य अवसरों पर भी विशेष रागों के गायन वादन की परंपरा ग्वालियर घराने में रही है। ग्वालियर घराना गायकी में अपनी शुद्धता और लयबद्धता के लिए विख्यात है। ग्वालियर घराने की गायकी में राग विस्तार और अलंकार को प्राथमिकता दी गई है ताकि श्रोता राग की पहचान आसानी से कर सके और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ सके। रहस्य का प्रभाव और उसके उद्घाटन की जटिलता को ध्यान में रखते हुए तिरोभावों को ग्वालियर घराने में स्थान नहीं दिया गया। इसी कारण से ग्वालियर घराने में आज भी राग बसंत अपने संपूर्ण माधुर्य के साथ सुनाई देता है। कंठ कंठ में वसंत। आलेख स्मिता सहस्त्रबुद्धे। वाचन स्वर आभा गुप्ता। संयोजन सोहन सिंह। प्रतिभागी कलाकार उमेश कंपुवाले और साधना गोरे। गायन उस्ताद अब्दुल मजीद खां सारंगी, भरत नायक सितार, विकास विपट तबला। प्रस्तुति सुमित गौतम, आकाशवाणी ग्वालियर। हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक अस्मिता, यहाँ के त्योहारों पर्वों की एक अति महत्वपूर्ण धुरी है भगवान शिव और उनकी अनन्य महिमा। फरवरी के महीने में आत्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो देश के कोने कोने में प्राचीन से लेकर अद्यतन शिव मंदिरों की विविध वास्तु छटाओं को देख आना एक विशेष दर्शनीय अनुभूति ही होगी। इसी सिलसिले में पत्रिका को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में स्वाभाविक उत्सुकता हुई पावन नगरी कुरुक्षेत्र के निकट स्थित संगमेश्वर महादेव के दर्शन कराने की। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लगभग 35 किलोमीटर और पिहोवा से 4 किलोमीटर की दूरी पर अरुणाए गांव। इस अरुणाए गांव में स्थित है श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि धर्म, संस्कृति और आस्था का अनूठा संगम है। इस अरुणाए संगम तीर्थ की महिमा का उल्लेख महाभारत, वामन पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण आदि में वर्णित है। इन्हीं ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र ऋषि के शाप से मुक्त होने के लिए सरस्वती ने भगवान शंकर की तपस्या की और उनके आशीर्वाद से प्रेरित होकर 88,000 ऋषियों ने यज्ञ द्वारा अरुणा नदी और सरस्वती का संगम करवाया। इस तरह सरस्वती को शाप से मुक्ति मिली। नदियों के संगम से भोलेनाथ अरुणाए में संगमेश्वर महादेव के नाम से विश्व प्रसिद्ध होकर यहाँ विराजमान है। यूं तो श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में प्रत्येक मास की त्रयोदशी को मेला लगता है, परंतु श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष तौर पर यह भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहता है।
इस संदर्भ में हमें विस्तार से जानकारी दी मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित सतीश शास्त्री ने। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। भगवान श्री संगमेश्वर महादेव यहाँ पे स्वयंभू हैं। यहाँ पे साक्षात भोलेनाथ की पिंडी स्वरूप है और भगवान शिव ने यहाँ पे साक्षात दर्शन दिए हुए हैं पिंडी रूप के अंदर। यहाँ पे कली काल में पहले युग में अरुणा, वरुण और सरस्वती तीन नदियों का संगम होता था। तीनों संगम से यहाँ पे भोलेनाथ का नाम संगमेश्वर महादेव मंदिर रखा गया और अरुणा के नाम से अरुणाए गांव और सरस्वती आज भी कली काल में यही नीचे से बह रही है जो साक्षात पेह में विराजमान है। कली काल में पहले युग में जो संत महात्मा हुए हैं गणेश गिरी जी महाराज, उनको स्वप्न में आभास हुआ कि यहाँ पे कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो उनको जागृत कर रही है। जो संत गणेश गिरी महाराज जी थे उन्होंने यहाँ पे एक लंबी मिट्टी की ढेर लगा हुआ था तो उन्होंने अपने चिमटों के द्वारा यहाँ पे खुदाई शुरू करवाई और यहाँ पे एक पिंडी रूम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए और यहाँ पे भगवान दुर्वासा ऋषि जी महाराज जी ने 88,000 वर्ष तक यहाँ पे तपस्या की। इनका जो वर्णन है शिव पुराण में, वामन पुराण में, स्कंद पुराण में आदि इनका वर्णन है। और हमारे देश के अंदर 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, 108 स्वयंभू लिंग हैं। तो ये महाभारत काल से पहले है और 108 स्वयंभू लिंग में संगमेश्वर महादेव उनका नाम आता है। अर्जुन जी जो पांडव थे उन्होंने भी यहाँ पे आके आराधना पूजना की है। जो महाभारत काल का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, पहले भगवान श्री अर्जुन ने यहाँ पे पूजन किया तो यहीं से पूजा करके वहां गए थे। जब भी कोई सृष्टि में उत्पात होता है तो भगवान शिव को ही याद किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु आदि जब भी सभी देव जाके भगवान की आराधना करते हैं तो शिव भगवान जो भी इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश में, पताल में कहीं भी कोई भी मानव, दानव, किन्हीं को कोई भी कष्ट होता है तो भगवान उसको साक्षात अपने दर्शन देकर और उनके कष्टों को दूर करते हैं। श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भस्माभिषेक का विशेष महत्व है। इस विशेष भस्म और अभिषेक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर के सेवा दल प्रबंधक श्री भूषण गौतम। यह जो मंदिर है श्री पंचायती अखाड़ा महान्द्रवाणी के अंतर्गत चलता है। महाशिवरात्रि के ऊपर मुख्य जो होता है भस्माभिषेक होता है जो अर्धरात्रि होता है भक्तों के द्वारा और मंदिर के पुरोहित के द्वारा। बड़े महाराज जी उसमें बैठते हैं, उनमें मुख्य जजमान होते हैं, उनको लेके भस्माभिषेक किया जाता है और रुद्राष्टध्यायी का पाठ करते रहते हैं और भस्म के द्वारा बाबा का अभिषेक होता है। भस्माभिषेक का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना होता है। रावण ने जब भगवान शिव को प्रसन्न किया था तो रुद्राष्टध्यायी का पाठ करके ही किया था और वैसे भी बाबा को भस्म अत्यधिक प्रेम जो है भस्म से करते हैं। इस करके महाशिवरात्रि पर बाबा का शिव विवाह होता है। शिव विवाह पे भस्म के द्वारा बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है और सभी भक्त ये सोचते हैं कि बाबा प्रसन्न हो और हमारे ऊपर कृपा बना के रखे। यहाँ पे सावन मास का महीना होता है, उसमें हमारे यहाँ हर रोज 11,000 बेलपत्री से बाबा का अभिषेक होता है। उसमें महाराज श्री बैठते हैं, मैं बैठता हूँ और मंदिर के पुरोहित बैठते हैं। हर रोज सवेरे 11,000 बेलपत्री से ओम नमः शिवाय के जाप के साथ बाबा का अभिषेक किया जाता है। हम उन बेलपत्र के पत्तों को एक कमरे के अंदर एकत्रित कर देते हैं और बाद में इसको छाया के अंदर सुखाते हैं। छाया के अंदर सुखाने के बाद अब हमने गाय के उपले तैयार करवाए हुए हैं। गाय के उपलों के अंदर इसको फिर हम आग लगा के भस्म बनाते हैं। भस्म बनाने के बाद इसको पानी के अंदर धोया जाता है। धोने के बाद जो ऊपर कचरा वगैरह सारा ऊपर से उठ जाता है और नीचे जो भस्म ओरिजिनल भस्म है वो नीचे बैठ जाती है। इस प्रोसीजर में हमारे कम से कम 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। बाद में हम इसको जो नीचे जो भस्म बैठी हो पानी को उतार के उस भस्म के गोले बनाते हैं। गोले बनाने के बाद उन गोलों को सुखाते हैं। सुखाने के अंदर फिर हम इसको अष्टगंध मिलाते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये भस्म तैयार की जाती है और इस भस्म के द्वारा बाबा का अभिषेक किया जाता है। शिवरात्रि के जो मौका होता है, अर्धरात्रि को जो बाबा का अभिषेक होता है, वो उसके लिए ये भस्म तैयार की जाती है। पूर्व की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के महापर्व पर महादेव को अपनी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न करने के लिए असंख्य श्रद्धालु तत्पर हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि देवों के देव महादेव अपने भक्तों को इस बार भी अपना आशीर्वाद अवश्य देंगे। तकनीकी सहयोग नीतेश कुमार, प्रस्तुतकर्ता सुनील आशु और अजीत सिंह गिल। महाशिव महिमा आलेख और स्वर सुनील कुमार आशु। प्रस्तुति आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। रेगिस्तान का रोमांच या सांगीतिक भाषा में कहें
तो राग मरु बेहाग। जैसलमेर की खूबसूरती इस समय अपने पूरे शबाब पर है और इसकी एक अहम वजह है वहां हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेजर्ट फेस्टिवल। कुछ विशेष स्वर इसी जैसलमेर मरु महोत्सव से। मिठो 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 अमृत बोल मरदा तारा रसुआ रे सुआ हो मिठो मिठो बोले मारे अंधा तारा सुआ रे सुआ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2023 का आरंभ दिनांक 2 फरवरी 2023 को परमाणु नगरी पोकरण में सालम सागर तालाब से भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें राजस्थान के पारंपरिक संगीत के साथ बीएसएफ बैंड, मंगल कलश के साथ भारी संख्या में जनसमूह स्थानीय हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचा। कार्यक्रम के दूसरे दिन दिनांक 3 फरवरी 2023 को जैसलमेर के नगर आराध्य श्री लक्ष्मीनाथ जी की आराधना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन के संबंध में जैसलमेर पर्यटन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार ने बताया, इस बार पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन मरु महोत्सव 2023 को ऐतिहासिक, आधुनिक और काल्पनिक की थीम पर आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल, मिसेज जैसलमेर, मूंछ प्रतियोगिता, साफा बांधो प्रतियोगिता, मूमल महेंद्रा, फोटोग्राफी प्रदर्शनी, लाइव पेंटिंग आर्ट कैंप, क्ले पोर्ट्रेट शो एवं देशी विदेशी सैलानियों के मध्य टर्बनटाइन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आप हैं मरु श्री विजेता श्री गणपत सिंह। आज मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है। 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ और रेगुलर में 3 साल से यहाँ पे डेजर्ट फेस्टिवल में आ रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर में मुसरी रहा था, इस बार मुझे मरुश्री का अवार्ड मिला है। मिस मूमल रही गरिमा विजय। मैं अपने कपड़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूँ कि ड्रेस चूज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ड्रेस मेरे पास था, बहुत अच्छा लग रहा है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना। इसके साथ ही मिसेज जैसलमेर का खिताब जीता श्रीमती तरुणा उज्जवल ने। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये खिताब जीत पाई हूँ और मुझे अच्छा लगता है। इसमें अपनी संस्कृति को भी प्रमोशन मिलता है, तो मुझे ये भी अच्छा लगता है। आप हैं साफा बांध प्रतियोगिता के विजेता श्री विकास सैन। जब मैं बचपन में 7 या 8 वर्ष का था, तब से मैंने अपने दादाजी बाबूलाल जी से साफा बांधना सीखा था। मूंछ प्रतियोगिता के विजेता श्री जितेंद्र सिंह। और मैं करीबन अक्टूबर से दाढ़ी और मूंछे का पूरा कार्य करता हूँ। मैंने सरसों का तेल वगैरह सभी लगाया है, तो मैंने खूब मेहनत की। मैंने मुल्तानी मिट्टी भी लगाई, मैंने शैम्पू का यूज किया और मैंने सरसों तेल का ज्यादा यूज किया। इसके साथ ही स्थानीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने मूमल महेंद्रा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें विजयी रहे शौर्य और यशिका। हमारे स्कूल के सारे टीचर्स ने, एक टीचर ने और मेरी मम्मी ने, सारे भैया दीदी ने बहुत हमारी हेल्प करी है, एक ज्वेलरी, एक सब कुछ कलेक्ट करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ। देशी और विदेशी पर्यटकों के मध्य रोचक प्रतियोगिता टर्बनटाइन ने लोगों में जोश भर दिया। इस प्रतियोगिता की विदेशी विजेता टॉमसन के साथ हमारे प्रतिनिधि ने बातचीत की। This is my first time in India, first time in Rajasthan, first time in Jaisalmer, and I am honored to be here at the Desert Festival here. I absolutely love it. The people have been so welcoming. The food, architecture, cuisine, environment, all of this is just so beautiful, full of history. इस मरु महोत्सव में नवाचार के रूप में डाइन यानी गाला विथ जैसलमेर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए देशी विदेशी पर्यटकों को राजस्थानी पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद निशुल्क रूप से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में दिलाया गया। इसी दिन सायंकालीन आयोजन में लोक कलाकार तगाराम भील ने राजस्थानी लोक संगीत की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अगले चरण में बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कलाकार सलीम सुलेमान ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। कार्यक्रम का तीसरा चरण दिनांक 4 फरवरी को प्रातः गड़ीसर सरोवर पर संगीतमय योगा कार्यक्रम से आरंभ हुआ। इसके बाद डेडांसर मैदान में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें कबड्डी, शान मरुधरा प्रतियोगिता, ऊंट सज्जा तथा सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अपने ऊंटों पर कैमल माउंटेन बैंड का प्रदर्शन कर लोगों को चमत्कृत कर दिया। इसी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ सुप्रसिद्ध लोक कलाकार गाजी खान बरना तथा छुग्गे खां की प्रस्तुति से हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन सुप्रसिद्ध रघु बैंड की प्रस्तुतियों से हुआ।
वो तो बना दे सुना, जोगी भी बच ना पाए ऐसी इसकी मार करे, सातों समुंदर तक। मनु महोत्सव के समापन का आगाज दिनांक 5 फरवरी को जैसलमेर के खाबा फोर्ट पर पिकॉक साइटिंग, लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस, कुलधरा में रंगीन रंगोली, लानेला में घुड़दौड़ और सम के रेतीले धोरों पर ऊंट दौड़, ऊंट नृत्य, स्काई गेजिंग और डीप स्काई फोटोग्राफी से हुआ। कार्यक्रम का समापन पूनम सिंह स्टेडियम में बॉलीवुड एवं लोक कलाकारों के सुरीली तानों के साथ हुआ, जिसमें अंकित तिवारी, सलमान अली और षणमुख प्रिया के साथ स्थानीय लोक कलाकार भुट्टे खान ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को सराबोर कर समारोह को यादगार बना दिया। मरुबिहाग, स्वरांश सौजन्य, मिलिंद पांडे, आकाशवाणी जैसलमेर। देश के सांस्कृतिक कैनवस पर पिछले दिनों काल के कुछ काले मेघ छाए रहे। यहाँ के कला जगत ने इसी दौरान प्रख्यात संस्कृति कर्मी, मीडिया कर्मी, लेखक और मुंबई दूरदर्शन के प्रथम समाचार वाचक विश्वास मेहंदले, सुविख्यात आर्किटेक्ट बालकृष्ण वी दोषी और जाने माने गायिका वाणी जयराम को हमेशा के लिए खो दिया। समय का ये पड़ाव देश की अन्य विभूतियों का भी अनायास किंतु प्रखर बोध कराता है। वीर सावरकर, पंडित भीमसेन जोशी, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और विद्वान वेल्लोर जी रामभद्रन के अतुलनीय योगदान को पत्रिका का नमन। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।